Hello, my dear students. Welcome to Chahal Academy. Let's begin with the UPSC Prelims previous year question discussion of the subject history. आज हम 1998 के PYQ की बात करेंगे हिस्ट्री की. ये है, आप देख सकते हो, पार्ट 1. मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 1998 में टोटल 32 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे. तो इसको हमने दो सेक्शंस में कैटेगराइज करा है. पहले सेक्शन में हम पार्ट 1 में 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम फिर से बाकी के 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो वी वुड बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब आप देखो, अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम. आपको संगम किंगडम के बारे में पता होगा कि संगम किंगडम का मतलब होता है चोलास, चेरास और पांड्यास. तो इसके बारे में कौन सा रॉक एडिक्ट बात करता है? तो ये करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे रॉक एडिक्ट्स किस किस के बारे में हैं. तो सबसे पहला रॉक एडिक्ट जो है वो बताता है किस चीज़ के बारे में? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल स्लॉटर. एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट करने की बात करता है. रॉक एडिक्ट 10 जो है वो धम्मा को एक्सप्लेन करता है कि धम्मा क्या था अशोका का. ठीक है. रॉक एडिक्ट 11 जो है वो धम्मा से ही रिलेटेड है, मतलब कि ये डिस्कस करता है प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा. ठीक है, ये प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है. अब रॉक एडिक्ट 2 जो है वो किसकी बात करता है? वो चोलास, चेरास और पांड्यास की बात करता है, मतलब वो संगम एज के किंगडम की बात करता है. रॉक एडिक्ट 13 जो है वो किसकी बात करता है? वो कलिंगा वॉर की बात करता है. कलिंगा वॉर की बात करता है कि उसमें बहुत ह्यूज मैसेकर हुआ था. उसके बाद अशोका कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म. उसके बाद आप देखो कि रॉक एडिक्ट 2 जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किए कि वो चोला चेरा पांड्या की बात करता है. और रॉक एडिक्ट 14 बताता है कि आखिर पर्पस क्या है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनग्रेविंग इंस्क्रिप्शंस. तो आपको पता चल गया कि इन सब रॉक एडिक्ट का क्या मतलब है और ये रॉक एडिक्ट किसके बारे में बात करें. तो आप इन सबको देखोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. क्या है? वो है सी. So the Ashokan major rock edict which tells us about the Sangam kingdom include rock edicts are rock edict 2 and rock edict 13. तो मैं आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर दूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस में रॉक एडिक्ट्स है वो आने वाले दिनों में जो यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा, जो प्रीलिम्स आएगा, उसमें हो सकता है कि इससे क्वेश्चंस रिपीट हो जाए. अब हम चलते हैं सेकंड पे. आप इसके एक्सप्लेनेशन को अपने पीपीटी में इसको आप रीड कर लेना. अब हम चलते हैं आगे के बारे में. बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन. न्यू ईयर सेल अभी एक्टिव है और आप चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम के थ्रू बूस्ट कर सकते हो 120 प्लस अपना स्कोर. आपको अगर ये स्कोर बूस्ट करना है तो आप ज़रूर से लो चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम. मैं आपको बता दूं कि ये लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र है और ये टोटल लाइव ऑनलाइन मोड में है. इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि 500 प्लस आवर्स के आपको लेक्चर के कोर्स मिलेंगे. हर एक टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन मिलेगा. पीवाईक्यूज की तो आपको तैयारी कराई ही जाएगी. एडिशन टू दैट आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे जो कि प्रॉपर यूपीएससी थीम बेस्ड होंगे. ये सब आपको मिलेगा. जीएस, सीसैट और करंट अफेयर्स जो होगा, और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी जिसमें कि आप अपना स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा प्री में बूस्ट कर सकते हो. जीएस, सीसैट और करंट अफेयर्स के लिए प्राइस इसकी 14,999 थी, जो कि अभी डिस्काउंटेड रेट पे 11,999 मिलेगी. जीएस और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए प्राइस जिसकी 12,999 थी, अभी आपको 9,999 में अवेल होगी. इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा विच इज क्रिसमस. नीचे लिखे गए वेबसाइट और फोन नंबर पे आप इसके लिए संपर्क कर सकते हो. यू कैन कॉन्टैक्ट इट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज द टाइम एंड द सीट्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज वेरी वेरी लिमिटेड. Now moving on to the next question. Question number 2. Which one of the following ancient Indian records is the earliest royal order to preserve the food grains to be utilized during the crisis in the country? मतलब कि आप फूड ग्रेन्स को यूटिलाइज करो क्राइसिस के टाइम पे. ये कौन सा रिकॉर्ड कहता है? तो सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, रुमनडेई पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका, प्रयाग प्रशस्ति और मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रा. चंद्रा इज वॉट? चंद्रगुप्त 2, जिसको कि हम विक्रमादित्य भी कहते हैं. तो हमें पता होगा कैसे कैसे. रुमनडेई आपको पता होगा कि इसके किसके बारे में है. ये नेपाल की पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि बुद्धा के जन्म के बारे में बताता है. तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. प्रयाग प्रशस्ति आपको पता होगा कि ये किसके बारे में है. समुद्रगुप्त में है और ये समुद्रगुप्त के बारे में है. और ये लिखने वाले कौन थे? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे.
कोर्ट पोएट थे जिनका नाम क्या था, इनका नाम था हरि सेन। और प्रशस्ति का मतलब होता है इन द प्रेज ऑफ, मतलब तारीफ, उनका वर्णन, यानी इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बताया है, इसका मतलब ये बात भी गलत है। मेहरौली पिरन इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्त टू के बारे में है और इसमें ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया है। ऑप्शन बचा सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये है हमारा उत्तर प्रदेश में है सोहगौड़ा, और ये पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि फेमाइन रिलेटेड मेजर्स के बारे में बताता है। फेमाइन रिलेटेड मेजर्स। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन भी है। हम लोग आगे जब देखेंगे आगे के यूपीएससी पीवाईक्यू डिस्कशन में, तो हम देखेंगे कि अभी पिछले कुछ सालों में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका टॉक्स अबाउट द फेमाइन रिलेटेड मेजर्स। फेमाइन रिलेटेड मेजर्स यही वर्ड था दोस्तों, और इसका ऑप्शन क्या होगा, सोहगौड़ा कॉपर प्लेट। अब आप देख सकते हो कि यूपीएससी कैसे अपने पीवाईक्यू से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हिस्ट्री से सवाल पूछती है। अब चलते हैं आगे, इसको आप पढ़ लेना। थर्ड, असर्शन गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बियर्स द मार्क ऑफ हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। हेलेनिस्टिक का मतलब क्या होता है, इंडो ग्रीक, है ना, इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस। रिस्पॉन्स, इसका रीजन क्या है, हीनयाना फॉर्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट आर्ट। नो, यू नो इट वेरी वेल कि हीनयाना वाज नोन एज द लेसर व्हीकल। और हीनयाना जो थी वो किस चीज़ के बारे में बात करती थी, वो फ्यूचर, मतलब कि वो आइडल के बारे में बात नहीं करती थी, मतलब इट डिड नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। और ये बोधिसत्वा के बारे में नहीं बात करती थी, ये इस पे बिलीव भी नहीं करती थी। यानी कि गंधारा स्कूल में किस चीज़ के फीचर्स आप देखोगे, बोधिसत्वा और बुद्धा की जो फीचर्स देखोगे, हेलेनिस्टिक यानी नॉर्थ वेस्टर्न टाइप ऑफ इसका इन्फ्लुएंस है कल्चर का। यानी कि ये किससे रिलेटेड है, ये महायाना से भी रिलेटेड है, विच टॉक्ड अबाउट और विच बिलीव्ड इन व्हाट, आइडल वर्शिप। सो बेसिकली इसका ऑप्शन जो रीजन है वो इसका गलत हो जाएगा, असर्शन वुड बी ट्रू, सो द ऑप्शन इज सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब आप देखो, मृच्छकटिका शूद्रक, ओके, बुद्ध चरिता वासुबंधु, नो, बुद्ध चरिता वाज रिटन बाय होम, अश्वघोष। एंड ये कौन थे, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। अगर आपको पता होगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, कब हुई थी वो, 72 एडी में हुई थी। किसके अंडर में हुई थी ये कनिष्का के अंडर में हुई थी, जो कश्मीर के किंग थे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, तो यहाँ के प्रेसिडेंट थे अश्वघोष। इसका मतलब कि ये वासुबंधु इज रॉन्ग, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त वेरी ट्रू, हर्षचरिता बाणभट्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, सो द ऑप्शन वुड बी बी। कमिंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन, मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखा था प्लेग कार्ट। इसका मतलब होता है एक संस्कृत प्ले है जो कि बताता है किंग शूद्रक के बारे में, उनकी लव स्टोरी किसके साथ, चारुदत्त के साथ, जो कि एक पुअर ब्राह्मण है, और वसंत सेन। बेसिकली ये एक किंग शूद्रक से रिलेटेड एक प्ले है जो कि एक रोमांटिक ड्रामा बताती है, जो कि एक लव स्टोरी चारुदत्त और पुअर, जो कि एक पुअर ब्राह्मण है, और वसंत सेना के बारे में है, जो कि एक वेल्दी कोर्टसन है। ये बेसिकली प्ले है, ये अपने सोशल थीम्स और रिच कैरेक्टर्स के लिए जानी जाती है। बुद्ध चरिता वाज रिटन बाय अश्वघोष, यानी एक्ट ऑफ बुद्धा, जो मैंने आपको बताया ये संस्कृत में एपिक पोयम है, और ये सिद्धार्थ गौतमा के लाइफ के बारे में बात करती है। नाउ मुद्रा राक्षस वाज बेसिकली रिटन बाय विशाखदत्त। ये पॉलिटिकल ड्रामा है जो बताता है कि चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को पावर में लाया और नंद को हराया। कौन से नंदा थे ये, आप मुझे ज़रूर बताओ, क्या ये महापद्म नंदा थे या वो दूसरे नंदा थे। आप मुझे बताओ कि कौन सी नंदा को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, धनानंद थे, है ना। तो ये सब चीज़ आप एक एक चीज़ को डिकोड करो और समझने की कोशिश करो कि क्या पूछ रहे हैं। अब चलते हैं हर्षचरिता बाणभट्ट, है ना, ये हर्षवर्धन के बारे में ये संस्कृत प्ले जो है वो बात करती है। अब चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, नो डाउट आपको पता होगा, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्रा, क्योंकि 4 नोबल ट्रुथ वॉज गिवन बाय गौतम बुद्धा एंड 2, इसमें उन्होंने क्या बताया था, पहला में कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, और सफरिंग का कॉज क्या है, कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, और हमारा काम क्या होना चाहिए, निरोध, मतलब टू कर्टेल दिस डिजायर। और इस डिजायर को कर्टेल करने के लिए 4 नोबल ट्रुथ क्या था, टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, और 8 फोल्ड पाथ हो गया ये। और ये थीम क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, यानी कि
टर्निंग द व्हील ऑफ, ये कब हुआ था? सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास है। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। दीपवंश महावंश क्या है? दीपवंसा जो है वो बुद्धा क्रॉनिकल है, कहाँ में? श्रीलंका की। अब हम आगे देखते हैं। करेक्ट आंसर धम्मचक्र परिवर्तन है। धम्मचक्र परिवर्तन सूत्रा, जिसको सेटिंग इन मोशन ऑफ द व्हील धम्म सूत्रा भी कहते हैं, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो बताती है एट फोल्ड पाथ के बारे में, बुद्धा टीचिंग के बारे में। अब बुद्धा की सारनाथ में जो फर्स्ट सरमन हुई थी उसके बारे में, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द पाथ टू एनलाइटनमेंट। दीपवंसा क्या है? ये एक ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ श्रीलंका है। दिव्यवादन क्या है? तो दिव्यवादन मतलब डिवाइन स्टोरी, जो कि बुद्धिस्ट लेजेंड और स्टोरीज की कलेक्शन है संस्कृत में। महापरिनिर्वाण सूत्र आपको पता होगा। महापरिनिर्वाण वो स्टेज है बुद्धा को जब बुद्धा ने कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण सूत्र जो है वो क्या बताती है? जिसका द लास्ट डेज ऑफ बुद्धा इन फाइनल टीचिंग एंड हिज पासिंग अवे, जिसको परिनिर्वाण भी कहते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कनाल्स, कौन थे? नन अदर देन फिरोज शाह तुगलक। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इल्तुतमिश कौन थे? स्लेव डायनेस्टी के थे। गियासुद्दीन तुगलक कौन थे? तुगलक डायनेस्टी के थे। फिरोज शाह तुगलक कौन थे? ये भी तुगलक डायनेस्टी के थे। और सिकंदर लोधी जो थे वो लास्ट दिल्ली सल्तनत के लास्ट दिल्ली सुल्तान थे। सिकंदर लोधी थे या फिर इब्राहिम लोधी थे? इब्राहिम लोधी थे, बट जो लोधी डायनेस्टी है वो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है। इसके बाद तो कौन आ गए थे? उसके बाद मुगल्स आ गए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अब देखो इनका रेन क्या था, ये याद कर लेना आप, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो। 1351 टू 1388। अब गयासुद्दीन तुगलक का 1320 टू 1325, सिकंदर लोदी का 1489 टू 1517, इल्तुतमिश का 1101 टू 1211 टू 1236। अब चलते फवाजिल सल्तनत पीरियड में क्या मतलब था इसका? एक्स्ट्रा पेमेंट मेड टू द नोबल्स, रेवेन्यू असाइन इन लिeu ऑफ सैलरीज, एक्सेस अमाउंट ऑफ पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार्स, इलीगल एक्सैक्शंस extracted from the peasants. So C would be the correct answer. ये एक्सेस अमाउंट था जो कि एक्सचेकर को पेड होता था, किनके द्वारा? इक्तादार के द्वारा। इक्तादार कौन थे? जो कि मिलिट्री सर्विसेज के बदले लैंड रेवेन्यू जो थे वो कलेक्ट करते थे। अब देखो आप, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, फवाजिल रेफर टू द सरप्लस रेवेन्यू दैट इक्तादार्स remitted to central treasury after meeting their and the army expenses. This practice helped maintain a balance between the income and expenditure. ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने आपको PYQ में दिखाया भी है पिछले 4-5 साल का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि कैसे सेम लाइन और सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। जैसे आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच्ड इट्स zenith ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, द लॉस ऑफ कांधार वाज अ बिग ब्लो टू मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ। कांधार कहाँ है भाई? कांधार अफगानिस्तान में है। तो आखिर किस व्यू पॉइंट से ये एक बिग ब्लो था मुगल एम्पायर के लिए? ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड को लेकर के। लॉस ऑफ कांधार वाज अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू मुगल एम्पायर प्राइमरीली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब आप मेरे को बताओ कि कांधार के लिए बल्क कैंपेन, बल्क वो भी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। बल्क कैंपेन जो है किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था? आप मुझे ज़रूर बताओ। चलो आगे चलते। इससे रिलेटेड जो मैंने सवाल पूछा, इससे रिलेटेड इसी वाले डिस्कशन में आगे सवाल आएगा भी, हम देखेंगे। मेंबर ऑफ शिवाजी अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स वाज पेशवा। पेशवा किनको कहते थे? प्राइम मिनिस्टर को। पंडिता राव किसको कहते थे भाई? ब्राह्मण को, या फिर जो एक पुजारी हम जिनको बोलेंगे उनको। सचिव क्या होते थे? कॉरेस्पॉन्डेंस देखते थे, है ना, हाउस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कॉरेस्पॉन्डेंस। सुमंत क्या थे? तो सुमंत मैनेज करते थे फॉरेन अफेयर। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, पेशवा प्राइम मिनिस्टर, सचिव मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, पंडिता राव रिलीजियस मैटर को लेकर। इस तरह का क्वेश्चन अब यूपीएससी में आता नहीं है, बट फिर भी यू नेवर नो, यूपीएससी इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मे बी आवाज है, इसलिए take care of this question also and get a focus on this question. Shaded part represent Akbar's empire at a certain juncture. Start for the independence country. B marks the site of city. Which of the following alternates gives a correct information? अब देखो, अब ये जो आपका जो एक प्रॉपर मैप है, इसमें आप ध्यान दो कि B और A क्या बता रहा है। तो B तो आपको बहुत ही साफ समझ आ रहा है कि ये क्या होगा, ये हो जाएगा लाहौर। और A क्या है, तो आपको पता होगा कि डेक्कन कैंपेन। डेक्कन कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था, किसके टाइम पे? तो अकबर के टाइम पे।
और ये आगे कब बढ़ा था? शाहजहां के टाइम पे। और ये बहुत आगे कब बढ़ा था, जिसको कि डेक्कन अल्सर भी कहते हैं, औरंगजेब के टाइम पे। तो ये सबसे पहले शाहजहां ने जो ऑक्यूपाई किया था दैट वाज गोंडवाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोंडवाना, राइट। अब देखो इसका डी हो जाएगा आंसर। अकबर इन 1605, यही टाइम था जब अकबर की क्या होती है? डेथ भी होती है। अकबर का टाइम पीरियड क्या है बताओ? 1556 टू 1605, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। अब देखो बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपको पता है कि कब हुआ है? 1576 में हुआ है, राइट। राणा सांगा और किसके बीच में हुआ है? आप मुझे ज़रूर बताओ कि किसके बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखो नादिर शाह कैप्चर ऑफ दिल्ली कब हुआ है? 1739 में। शिवाजी की डेथ कब हुई है? 1686 में। ग्रांट ऑफ चार्टर 1600 में। और अकबर की कोरोनेशन कब हुई है? 1556 में। अब आप मिला लो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नो डाउट इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट। चलो आप इसका सवाल का जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, किसे आखिर घास की रोटी खानी पड़ी थी, ये आप बताना। और अकबर के जगह पे कौन इनके तरफ से जो है इस बैटल को लीड कर रहा था? क्या वो मान सिंह थे या वो कोई और थे? और आखिर राजपूतों में ये कौन से, ये महाराणा प्रताप थे या फिर ये राणा सांगा थे या फिर ये जयसिंह तोमर थे? कौन थे? मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ। और प्लीज खुद से इसका आंसर देना, डोंट लुक इट एनीवेयर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ahadis were those troopers who offered their service singly, did not attach themselves to any chief, had the emperor as their immediate colonel, and attached themselves to mirzas। अब मैं आपको बता दूं ahadis is like मॉडर्न डे में अगर आप पर्सनल बॉडीगार्ड की बात करो, ठीक है, पर्सनल बॉडीगार्ड जो कि किसी भी मिलिट्री से नहीं अटैच रहते हैं, वो सिंगल सर्विस ऑफर करते हैं। तो ahadis वो थे जो ऑफर देमसेल्फ सर्विस, देयर सर्विस सिंगली। वो कभी अटैच नहीं होते थे किसी चीफ के साथ, और वो डायरेक्ट इमीडिएट कांटेक्ट करते थे अपने एम्परर को, किसी भी मीडिएटर के थ्रू नहीं जाते थे। और डी इज द इनकरेक्ट की अटैच देम, दे डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू द मिर्जा। सो द आंसर वुड बी बी। Now see, ahadis were individual troopers who provided their services on a personal basis rather than a part of larger group। यानी कि आज के डेट में भाईजान के बॉडीगार्ड, है ना। They operated independently and were directly recruited, did not attach themselves to any chief. True, had the emperor as their immediate colonel, reported directly to the emperor, attached themselves to the mirzas। ये incorrect statement है क्योंकि ahadis did not attach themselves to the mirzas। mirzas मतलब royal prince and nobles। They maintained their independence and direct service under the एम्परर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अब देखो अब जो पैटर्न यूपीएससी पूछ रहा है 2023 और 2024 से, ये इट इज कमिंग बैक टू द ओल्डर पैटर्न। मतलब कि अगर एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म में इसको बोले तो दिस इज व्हाट, नियो एवोल्यूशनिज्म। पुरानी चीज आ रही है बट इन अ लिटिल मॉडिफाइड फॉर्मेट। कैसे? इस तरह के सवाल पे अब एम्फेसिस आ रहा है ज्यादा। असर्शन रीजन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ 2023 के क्वेश्चन उठा लो, असर्शन रीजन के सवाल भी मिलेंगे आपको। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, दारा शिको जो कि शाहजहां के बेटे थे, जिनके बीच में वॉर भी हुआ था, किस चीज का? सक्सेशन का वॉर, दारा शिको और औरंगजेब के बीच में, जिसमें फाइनली औरंगजेब की जीत होती है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, दारा शिको वाज सेंट टू एक्सपेडिशन टू बल्ख, जिसको बल्ख कैंपेन भी कहते हैं, एंड कांधार। रीजन क्या था? द एक्सपेडिशन सेंट बाय शाहजहां टू द मिडिल ईस्ट वाज अ मार्वेलस सक्सेस। नो, इट वाज नॉट अ मार्वेलस सक्सेस। यानी कि 13 का ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आप देखो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू। Dara Shikoh was indeed sent to expedition to Balkh and Kandahar during Shah Jahan reign. Reason is false. Expedition was not marvelous success. It faced significant challenges and did not achieve the desired outcome. फिर से एक assertion reason आ गया. At first, the टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज इसेंशियली मिलिट्री। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन या टर्किश इन्वेजन इंडिया में होता कब है? तो हम देखते हैं 1001 AD में।
कौन आए थे? महमूद गजनी आए थे। और इनका मेन एम्बिशन क्या, इंडिया में कॉन्क्वेस्ट था या इंडिया में लूट प्लंडर था? तो इनका मेन एम्बिशन प्लंडर था। और हमें पता है कि 1001 एडी से लेकर के 1029 एडी तक इन्होंने क्या किया, लूटा है। 17 टाइम्स एक्सपेडिशन किया है। और ये वापस अफगानिस्तान गजनी जाके अपने प्रोविंस में उसी पैसे को लगाते थे ताकि उसको वो क्या करा, ग्रो करा पाए। And reason, the country was parceled out as इक्ताज among leading military leaders। बिल्कुल सही बात है, इक्ताज में इसको पार्सल आउट किया गया था। और इक्ता सिस्टम जो है ये भी टर्किश ओरिजिन है। इस पे देखो यूपीएससी ने कैसे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा कि इक्ता सिस्टम इज अ टर्किश ओरिजिन, इट इज अ नेटिव इंडियन ओरिजिन। नो, हमने ये डिस्कस भी किया है कि पहले भी 1993 या 4 में शायद ये क्वेश्चन था कि इक्ता सिस्टम क्या था, एक इंडियन ओरिजिन था। नो, इक्ता सिस्टम वाज अ टर्किश ओरिजिन। तो बेसिकली आप इसको क्या बोल दोगे कि 1 तो बिल्कुल ही सही था और 2 भी सही है। कंट्री को पार्सल आउट किया गया था, इक्ता में डिवाइड किया गया था। सो बेसिकली ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन क्या है? ट्रू। इनिशियल टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में थी वो प्रीडोमिनेंटली मिलिट्री थी, क्योंकि नेचर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट एंड नीड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी। रीजन ट्रू क्यों है कि लैंड को पार्सल आउट किया गया था इक्ता में अमंग द मिलिट्री लीडर्स। इक्ता वेर ग्रांटेड एज लैंड्स असाइंड टू द ऑफिसर्स पेमेंट के बदले में। और ये इक्तदार जो लैंड होल्डर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे मेंटेन करने का कंटीजेंट ऑफ ट्रूप एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर रीजन। इक्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इक्ता और इक्तदार्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ना, ये यूपीएससी का आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग, तुगलकाबाद फोर्ट, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन। चलो मुझे पता ही नहीं है इनका टाइम पीरियड, अगर नहीं भी पता है ना तभी भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से 5 मेन डायनेस्टी आई। पहली कौन सी आई भैया? स्लेव आई। सेकंड कौन सी आई भैया? आपको पता होगा, खिलजी आई। थर्ड कौन सी आई? तुगलक आई। फोर्थ कौन सी आई? सैयद आई। फिफ्थ कौन सी आई? लोधी आई। अब तुगलकाबाद फोर्ट से आपको समझ आ रहा है कि ये तुगलक्स ने बनाई है। लोधी गार्डन से आपको समझ आ रहा है कि ये 5th नंबर की डायनेस्टी है, लोधीज ने बनाई है ना। तुगलक यानी कि 3rd नंबर। ठीक है, चलो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो किसके थे? स्लेव डायनेस्टी के, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी तो आपको पता है कि 2nd कैपिटल था मुगल एम्पायर का, और वो कब स्टैब्लिश हुआ था? अकबर के टाइम पे, जहाँ पे जोधाबाई रहा भी करती थी। तो बेसिकली ये एंड हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा। अब आप इसको उसी अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, यानी कि अब ऑप्शंस का देखना कहाँ फर्स्ट में थर्ड है, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। इन दोनों ऑप्शन में थर्ड हो गया। अब आप देखो कि कौन सा बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, तो आप तुगलकाबाद देखोगे, यानी 1 चलो भाई दोनों में ही 1 है। उसके बाद आप देखो कि क्या आ जाता है, लोधी, यानी 2। अब यहाँ 4 आ रहा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि मुगल तो आया ही है 1526 में, और लोधी को हरा करके इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1526 में फाइट होती है, जिसमें बाबर जीत जाते हैं। और फाइनली इट लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी कि ये तो गलत है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार कब बना है? 1192 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तुगलकाबाद फोर्ट कब बना है? गियासुद्दीन तुगलक ने 1321 में बनाया है। लोधी गार्डन कब बना है? 1516 सेंचुरी एडी में सैयद एंड लोधी रूलर्स ने बनाया है। फतेहपुर सिकरी कब बना है? 1571 टू 1585, यानी अकबर ने इसको फाउंड किया है 1569 में। ठीक है, और इसके कैपिटल को कब किया था सर्व? 71 से 85 के बीच में। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857। नहीं भैया, इतना सपोर्ट करते तो ये एकदम सच में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहला जाता, जिसपे कि अभी क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे वीडी सावरकर। कुछ कहते हैं नीदर वॉर नॉर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि आरसी मजुमदार। इस पे डाउट है, क्या देखते हैं। सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 18, नो दे डिड नॉट सपोर्ट, दे डिड नॉट ऑल्सो अपोज। रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट, ये भी नहीं किया था इन्होंने। फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर्स,
नो, दे डिड नॉट फाइट अगेंस्ट द नेटिव रूल। अब हम कह रहे हैं कि चारों ही ऑप्शन गलत है, फिर भाई हो कैसे सकता है? अब देखो, सपोर्ट तो किया नहीं था, हो ही नहीं सकता है। न्यूट्रल तो वो रहते नहीं, क्योंकि वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे और कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश को सपोर्ट तो करते थे। अगर वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते तो फिर वो अपोज किसको करते भाई? हाँ, अपोज वो रिवोल्ट करने वालों को करते थे। इसका मतलब कि फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर्स नहीं, इतना फाइट तो वो करते नहीं थे, बिकॉज दे वर एजुकेटेड मिडिल क्लास। तब जाके हमें मिलता है कि ए इज व्हाट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब देखो, ए दे अपोज द रिवोल्ट, एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया लार्जली अपोज द रिवोल्ट, मेनी अमंग देम बिलीव दैट द ब्रिटिश रूल ब्रॉट मॉडर्नाइजेशन, रिफॉर्म एंड साइंटिफिक नॉलेज टू इंडिया. They were wary of the potential chaos and disruption that revolt could cause and thus did not support it. इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब फिर से चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम हमने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता दिया है, आप इसको ज़रूर देखो। अब हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम 16 मोर क्वेश्चंस 1998 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। दैट वुड somehow summarize our discussion for 1998 history PYQs. Thank you so much. See you in the next discussion. Goodbye.